राहुल, प्राची, छाया, प्रियांशु, कैज, फातिमा, आकांक्षा, अनुषा, अनुराग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज बेसिकली हम आ, जनवरी मंथ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी रहेंगे और बेसिक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर लेके चलेंगे। अंजलि, मुझे तुम एक काम कर रहे हो, मैसेज में लिख के भेज दो। इनिशियली क्या होगा, अभी मैं तुम्हारा ऑडियो चैट लूंगा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देगा क्लास में ना। तो आप मुझे मैसेज लिख के भेज दो, मैं आपसे बात कर लूंगा। उर्वशी आ गई हैं, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज की इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। आज हम बेसिकली एमसीक्यूज करेंगे जनवरी मंथ की, जिसमें अपनी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे। और डेली हम हमारे टेलीग्राम ऐप पर और अपनी ऐप पर, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में होगा, हम दैनिक जागरण और हिंदी न्यूज़पेपर पत्रिका के मेन एडिटोरियल और मेन जो न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसका आपके साथ पीडीएफ शेयर करते हैं। जल्दी उसका विश्लेषण भी आपके साथ करना शुरू कर देंगे। आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है ना? एक बार मुझे बता दीजिए तो सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन में क्या रहेगा? प्रियांशु, ऑडियो चैट की जगह यदि आप मुझे मैसेज टाइप करके भेज दोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। कारण उसके पीछे यह है कि एक बार ये क्लास स्टार्ट कर लेते ना तो ऑडियो चैट में बेसिकली इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी भी आती है और दिक्कत भी आती है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू अनुषा, थैंक यू। चलिए, आपको क्या करना है, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, उनके बारे में हम एनालिसिस भी साथ साथ करते चलेंगे। आपको उसका उत्तर मुझे चैट पर बताना है और उसका जो इवैल्यूएशन होगा हम हाथों हाथ साथ ही साथ करते चलेंगे। चलिए, प्रथम प्रश्न पर हम चलते हैं। बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जानते होंगे कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं किस दिन बनाया जाता है? 25 जनवरी, 12 मार्च, 10 अगस्त और 18 अप्रैल। आप ए बी सी डी मुझे लिख के मैसेज में छोड़ दीजिएगा। उर्वशी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उर्वशी का, प्राची का उत्तर आ चुका है ए। थैंक यू छाया। 25 जनवरी, प्रियांशु, छाया, बहुत बढ़िया। देखिए ऑलमोस्ट आप सभी बालकों के उत्तर बिल्कुल सही आए हैं और आपने जो उत्तर दिया है वह है ए, 25 जनवरी। देखिए यही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। अच्छा, हर जो भी हम दिवस तय करते हैं दोस्तों, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो आप युवा हैं मतदान के प्रति जागरूक आपको करना इसका उद्देश्य है। और मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार ही है, ये भी आप सभी जानते हैं। लोकतंत्र का भाग्य का फैसला भी आपके माध्यम से, इस मतदाता दिवस में आपको जागरूक करने के माध्यम से बनाया जाता है। बिल्कुल सही प्रियांशु, छाया, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर, ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया था? ये आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग काम करती है ना, वह प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा। उर्वशी ने 12, ओके। अनुषा ने 12। उर्वशी देखो, थोड़ा सा ना रीजनिंग लगाओ। बेसिकली हमारा ये जो बाल पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी पे, और आप देखते होंगे तो अपने यहाँ पे जो स्टेट है मान के चलो, आप जितने स्टेट्स हैं उनमें से एक बच्चा भी आप मान के चलते हो तो उसकी संख्या अधिक हो जाती है। प्राची का भी 12 आया है, सब ने 12 बताया है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर है सी, 32। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देते हैं और इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है।
और बच्चों को ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बच्चों को ये पुरस्कार उनके नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी, मैं समझता हूं कि आपने शायद एक ही एस्पेक्ट पकड़ लिया होगा, बहादुरी और समाज सेवा, इन सभी आयामों पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ये विभिन्न क्षेत्रों पर। और इन क्षेत्रों में छात्रों के द्वारा, मतलब इन बालकों के द्वारा असाधारण प्रदर्शन करने पर यह उपलब्धियां जो प्राप्त करते हैं दिए जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार, किसी बच्चे ने कोई क्रिएटिविटी को नया अपने उम्र के हिसाब से कोई नवाचार किया, ऐसे बच्चों को 9, शिक्षा के क्षेत्र में 5, और खेल में 7, बहादुरी में मेरे दोस्तों 3, और समाज सेवा में 1 बच्चे को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? उर्वशी बहुत सुंदर, अनुषा बहुत सुंदर, 32 बहुत सुंदर, क्लियर। अब केवल ध्यान रखना, ये जो बाल पुरस्कार दिया जाता है केवल और केवल बहादुरी के लिए नहीं दिया जाता है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में इन बालकों के द्वारा जो असाधारण प्रदर्शन किया जाता है उनके ऊपर दिया जाता है। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है मेरे दोस्तों, ये कौन सा मंत्रालय के अनुसार ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, आपको मुझे मिनिस्ट्री बतानी है, आपको मुझे मिनिस्ट्री बतानी है, आराम से बता देना। ये जब अपना एमसीक्यू सॉल्व हो जाए उसके बाद देखना कि यह जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया था? ये सारे जनवरी के ही प्रश्न हैं। एक बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम की पर्यावरण संगठन है, उसने यह लिस्ट जारी करी थी और इस लिस्ट में उन्होंने 2000 से लेके 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर देशों को शामिल किया था। उत्तर दीजिएगा। और यह जो मैंने आपको पीरियड बताया दोस्तों, 2000 से लेके 2019 के बीच का जो समय था, इस समय में जलवायु परिवर्तन के चलते जो सर्वाधिक प्रभावित हुए थे उन्हीं के अंतर्गत ये दिया गया था। छाया ने 7, उर्वशी ने 7, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपकी तैयारी बढ़िया है। और बालक जो भी जवाब देना चाहें, राहुल, कविता, 7 बिल्कुल सही। देखिए इसका उत्तर 7वां ही है। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, इसने जनवरी में ये लिस्ट जारी करी थी। 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते जो सर्वाधिक प्रभावित हुए थे उसका इस इंडेक्स में समाहित किया गया था। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो रिस्क, ध्यान रखना रिस्क जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे उन देशों की बात करी गई है, और इस सूची में पहले नंबर पर था आपका मोजाम्बिक। अब आपका एक छोटा सा एक और काम रहेगा, जिम्बाब्वे, और तीसरे नंबर पर था बहामास, चौथे नंबर पर था जापान, 5वें नंबर पर आपका था मलावी, मलावी कर लेना इसको, मलावी, 6ठे नंबर पर था अफगानिस्तान, और 7वें नंबर पर था हमारा प्यारा भारत। कहने का तात्पर्य ये कि पिछले 19 सालों में जलवायु परिवर्तन के चलते यह देश सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अब आपको एक और होमवर्क करना है, ये जो देशों के मैंने नाम लिखे इनकी लोकेशन आपको मैप में देखनी है, इनकी लोकेशन आपको मैप में देखनी है। हाँ, छाया, उर्वशी, राहुल, बिल्कुल सही उत्तर है 7वां, बहुत बढ़िया। भारत का 7वां स्थान था। पहले नंबर पे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान, देन भारत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये यूएन के द्वारा एक कैलेंडर लगाया जाता है जो ग्रोथ बताता है किस पर्टिकुलर देश की विश्व में कितनी रही है।
ये 2021 में इसने प्रेडिक्शन किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी। आपको इसका उत्तर देना है। पहला ऑप्शन 5.3%, दूसरा 7.3, सी 6.3 और डी 9.3%। जी बताइए। बताइए, उत्तर बताइए। देखिए, ये जो जितने भी प्रश्न है ना, आपकी जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आप न्यूज़पेपर या अन्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उसका रिफ्लेक्शन इन छोटे छोटे प्रश्नों पर आपको अपने उत्तरों के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा। राहुल ने उत्तर दिया है 7.3%। बिल्कुल सही। अन्य के उत्तर का भी जवाब सीमा ने दिया है 7.3%। बिल्कुल सही। सीमा का उत्तर, राहुल का उत्तर बिल्कुल सही है, 7.3%। थोड़ा सा हम दोस्तों जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन में जरूर समय ले दूंगा मैं, लेकिन इसको हम रोकेंगे नहीं प्रश्न के उत्तर में। देखो, भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए इन्होंने 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। और यह भी कहा है यूएन ने कि साहब 2021, बिल्कुल अनुषा, बिल्कुल ठीक, 7.3%। और यह भी कहा है कि जो कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत सबसे तेजी से वृद्धि दर प्राप्त करने वाला देश रहेगा। चीन की वृद्धि दर भी अगर आप मुझे बता दोगे तो आनंद आ जाएगा, कितनी रहेगी, क्या प्रेडिक्शन किया है यूएन ने। मैं आपको बता देता हूं, चीन को 7.2% रहने का अनुमान जताया है। क्लियर? बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में एक हमारे एम्बेसडर हैं। यदि आप यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करेंगे और आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो निसंदेह आप भी किसी न किसी राष्ट्र के एम्बेसडर बनेंगे ही बनेंगे। तो बताएंगे आप मुझे कौन नियुक्त किए गए हैं मिस्र में हमारे एम्बेसडर नए। आईएफएस अधिकारी कौन है वह। ए में अजीत विनायक गुप्ते, बी में संजीव सिंह पुरी, सी में विनय मोहन क्वात्रा, डी में रीवा गांगुली दास। छाया ए, बहुत सुंदर। राहुल ए, बहुत सुंदर। अन्य भी जवाब देने तो आनंद आ जाएगा। उर्वशी ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आपका ए वी गुप्ते के नाम से जाने जाते हैं। सीमा, इफ इफ ए, हाँ सीमा, तुम्हारा बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है। ए, अजीत विनायक गुप्ते जी हैं। यह मिस्र के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं और इनका जो बैच है वो 1991 बैच के ये आईएफएस अधिकारी हैं। आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि यह जो फॉरेन सर्विसेज में अधिकतर अधिकारी होते हैं, इनका लाइफ का जो बेसिकली पार्ट अधिकतर पढ़ने लिखने में खूब जाता है। और इसी निमित्त इन्होंने क्या, चीन की जो भाषा है मैड्रिन भाषा भी इन्होंने पढ़ाई की और सीखी। और साथ साथ भाषा सीखने की वजह से चीन मामलों के जानकार कहे जाते हैं। चीनी मामलों के जानकार कहे जाते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे, गुप्ते जो थे 2004 से लेके 2008 तक बांग्लादेश के भी राजनयिक रहे थे। देखो, हमारे जो वर्तमान में विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर जी, नमस्ते आयुषी, नमस्ते। वर्तमान में जो हमारे एस जयशंकर जी विदेश मंत्री जो हैं, वह भी चीन की भाषा जानते हैं। उनको भी चीनी मसलों में बड़ा ही रिनाउंड सम्मान दिया जाता है। देखिए, ये इन्हीं का कमाल है कि इन्होंने गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति को लेके ये चीन की बॉर्डर का रिजोल्यूशन निकाला है। इतनी लंबी बातचीत के बाद बहुत सटीक और बढ़िया अपने पक्ष में ये इन्होंने इसका रिजोल्यूशन निकाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। आयुषी थोड़े से लेट हो गए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा करी है।
शांति मिशन में भारत का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जब आईआर पढ़ेंगे ना आप, तो आईआर में हमारी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी एक पार्ट आता है पीस मिशंस में भारत का योगदान यूएन में। उत्तर दीजिएगा मुझे इसका। ए है आपका नेपाल, बी बांग्लादेश। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आराम से उत्तर दे दोगे। राहुल ने दिया है सी। देखो भैया ये जितने भी पड़ोसी देश है ना, इनकी इतनी वक़्त नहीं है कि $1.5 लाख की मदद दे सकें यूएन को। निहारिका ए, कृष्ण कुमार पटेल ए, बहुत सुंदर। उर्वशी ए, बिल्कुल सही कहा। देखो दोस्तों थोड़ा सा अपन लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे तो भी हम बता पाएंगे। $1.5 लाख देने की औकात इन देशों की तो नहीं है। ये केवल हमारा प्यारा भारतीय वह ये कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यूएन में, देखो यूएन में भी एक राजदूत नियुक्त किया जाता है हर देश का। भारत की तरफ से यूएन में राजदूत कौन है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? अनुषा ए, सीमा ए, प्रियांशु ए, बहुत सुंदर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, TS त्रिमूर्ति, ये त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये TS त्रिमूर्ति जी यहाँ यूएन में भारत के राजदूत के नाते काम देखते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखो मैं प्रश्नों पे हल पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। उत्तर आपको मालूम है तो तुरंत आप बता ही देंगे, हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते चलेंगे। 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 24 जनवरी, डी 12 अगस्त। दीजिए उत्तर दीजिए। प्राची सी, बहुत सुंदर। राहुल ने सी, राहुल तुम्हारे उत्तर आज सारे सही आ रहे हैं। सीमा सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निहारिका सी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आपके जो उत्तर। अनुषा सी, कृष्ण कुमार पटेल सी, बहुत बढ़िया। उर्वशी सी, अनुषा सी, बिल्कुल सही आपने कहा, सी इसका उत्तर है। उर्वशी, अनुषा हाँ, राहुल सी। 24 जनवरी, देखो मैंने आपसे बेसिकली देखो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पुणे लगाओगे तो आप इसका उत्तर भी ढंग से दे पाएंगे। मैंने आपसे बोला था जनवरी, ठीक है, जनवरी माह की करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे अगर हम सोचें तो समाप्त हो जाते हैं। 2 ऑप्शन बचते हैं, तो इनमें से 24 जनवरी आपका सही है। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने यह 3 दिसंबर 2018 करना 2018 को प्रस्ताव पारित करके यह 24 जनवरी डेट जो है इसी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। अच्छा ये घोषित क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था? देखो शिक्षा की भूमिका शांति और विकास बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। कभी आपके ऐसे आ जाए ना तो उसमें लिखना कि विश्व में शांति और यदि आपको देश में विकास करवाना है तो उसके लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसी भूमिका को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका में अभी जो बाइडेन साहब आ गए हैं, इनके प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया? आपको गर्व होगा कि अमेरिका में इस समय इंडियंस बड़े स्ट्रैटेजिकल पोस्ट पर आ चुके हैं। सीमा ओके, बहुत बढ़िया। देखो हमारे जो राहुल करके विद्यार्थी, इनका फ़ोन आया था आज मेरे पास, बोला कि सर आज मैं शादी में व्यस्त हूँ तो मैं कैसे ये अटेंड कर पाऊंगा। मैंने भैया ऑनलाइन कर लेना कहीं पर भी बैठ के। तो भोजन करते करते बोले सर मैं अभी बस भोजन करके फटाफट ये ज्वाइन करता हूँ। अच्छा आपके उत्तर आने स्टार्ट हो गए। सी, सीमा सी, कृष्ण कुमार पटेल सी, निहारिका सी, प्राची सी। ओहो यहाँ थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ करके, देखिए चीफ ऑफ स्टाफ की बात हो रही है ना। चीफ ऑफ स्टाफ में तारक मेहता जो हम सीरियल देखते हैं उन्हीं के नाम पर तारक शाह हैं, इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये पहले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। क्लियर। अब तानिया दास कौन है? तानिया दास वहां से विज्ञान से जुड़े मामलों का एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ साइंस। देखो
अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक बहस छिड़वा दी, आप यूँ कह सकते हैं। छाया सी, मैं उत्तर बता रहा हूँ आप सभी को। उन्होंने कहा था, देखो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक आपको एक इशू मिलेगा हमेशा, ब्यूरोक्रेट्स और स्पेशलाइज्ड, मतलब विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ का आपको लड़ाई झगड़ा मिलेगा। सामान्यज्ञ कौन होते हैं? आपके आईएएस वगैरह अधिकारी। और विशेषज्ञ कौन होते हैं? आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो किसी अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता है। कारण क्या है कि जो आईएएस है वो तो आप किसी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में भी सेक्रेटरी बना देंगे, ऐसे मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी बन जाते हैं ये आईएएस अधिकारी जो प्योरली टेक्निकल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं, ये विशेषज्ञ कभी भी इस पद पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मोदी जी कह भी रहे थे कि देखो साहब, ये बाबुओं जो कि कल्चर हमारे यहाँ पे चला आ रहा है कि यही बाबू आपको केमिकल मिनिस्ट्री में भी मिल जाएगा, आपको परमाणु नाप के संयंत्र का भी कोई हमने डिपार्टमेंट बना रखा है तो उसको भी हेड करता मिल जाएगा, खेल का कोई अपने विभाग है उसका भी हेड करता मिल जाएगा। तो इन बाबुओं को इतनी पावर और यह तवज्जो जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे औपनिवेशिक काल में मिली आ रही है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, ऐसे डिपार्टमेंट को ऑफिसेज नाम दिया जाता है और वहाँ पर जो स्पेशलाइज पर्सन है सामान्यतः उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। इसी प्रकार से तान्या दास ऑफिस ऑफ साइंस, विज्ञान से जुड़े मामले के विभाग का चीफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम जी को ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल, ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार बनाया गया है, विधिक सलाहकार बनाया गया है। और ये सुची तलाती जी जो हैं, इनको जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित, जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित डिपार्टमेंट जो है उनका प्रमुख बनाया गया है, ठीक है ना। ये जो जीवाश्म ऊर्जा है ना, फॉसिल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी का इनको प्रमुख बनाया गया है। क्लियर? कोई भी मन में शंका हो तो आप मुझे चैट पर पूछ सकते हैं, और आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर लेना, हम बातचीत कर लेंगे। और मेरा 8619059759 व्हाट्सएप नंबर है। मन में कोई फिर भी शंका रहती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, अपन बात कर लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? देखिए आईपीएल में इनको जगह नहीं दी गई थी। कृष्ण एक काम करना भाई, आप दोस्त एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेज देना, हम बात कर लेंगे ना। ऑडियो चैट में क्या होता है, इसमें डिस्टरबेंस आता है। प्राचीन ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्राचीन ए, लसित मलिंगा, सीमा ने भी ए, छाया ने भी ए, बहुत बढ़िया। लसित मलिंगा, लसित मलिंगा उत्तर आ चुका है। लसित मलिंगा, लंबे लंबे बाल, कलर कराने का शौक, श्रीलंका के क्रिकेटर, अच्छे गेंदबाज, अलग एक्शन के खिलाड़ी, आईपीएल में आई थिंक मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, साक्षी ए, लसित मलिंगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए जो की है ना आपकी उस परीक्षा को पास करने के लिए, वो मेंस में हिंदी और इंग्लिश का पेपर है। ध्यान रखना, जो इस पेपर में अच्छे मार्क्स ले आएगा वह इस परीक्षा में टॉप पे पहुंच जाएगा। देखो जीएस में सामान्यतः सभी के नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, जो डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा वो ये दो पेपर ही करेंगे आप लोगों के लिए। हमारे राजस्थान में भी जो पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षा होती है उसमें भी यही पेपर 4 करके कहलाता है, जो ड्रास्टिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एसडीएम बनने में। तो आप भी क्या करना, अपना जो अभ्युदय आईएएस करके ऐप है, इस पर भी आपको हिंदी की डेली की एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, और अपना जो यूट्यूब चैनल है उससे भी जुड़ जाना, उस पर भी मॉर्निंग में आपको 6 बजे डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? ये किस देश ने किया है? देखो लॉजिकल रीजनिंग, या तो रूस करेगा या चीन करेगा। जापान और नेपाल तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते, ये तो भैया अमेरिका का एक तरीके से हाँ छाया, बहुत बढ़िया। सी, नेपाल की औकात है नहीं।
बिल्कुल सी, चीन। छाया ने सीमा, सी से चीन, चालाक चीन। जब अन अकेडमी में मेरी क्लासेस रहती हैं उसमें मैं यही कहता हूँ कि साहब चालाक चतुर चीन, पवन सी चीन। बहुत सुंदर। देखो भैया एक बात इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको जान के, ये जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया इन अधिकारियों पे, इस प्रतिबंध में देखो क्या रहता है। एक तो आप यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं पा सकते चीन में, ठीक है। अगर आपका कोई व्यवसाय है, कोई काम धंधा कर रहे हैं, तो उसको भी टोटली क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं और आप काम धंधा नहीं कर सकते। देखो और एक और चीज आनंद आएगा आपको जान के, इनको चीन, मकाऊ, हांग कांग, इन तीन देश में, मकाऊ और हांगकांग में भी क्या करेंगे, आपको प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। तो माइक पोम्पियो जो थे इनको भी रोक दिया गया था। क्लियर। चीन के ये भैया टेरिटरी है मकाऊ और हांगकांग, ध्यान रखना। अनीतिगत रूप से इन्होंने हत्याई हुई टेरिटरी हैं। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया। ध्यान रखना, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज। ए दिनेश कार्तिक, बी ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी सी, डी रिद्धिमान साहा। जनवरी में बनाया तभी भैया ये आया है अपने लिए क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी आप लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हैं। उर्वशी ने बी बोला, बहुत सुंदर। प्राची ने भी बी बोला, बहुत सुंदर। देखो अभी मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं जुड़ पा रहा हूँ ना, नेक्स्ट जैसे ही अपना सेशन रहेगा संडे को या उसके बाद वाला, तो उसमें आप और मैं रूबरू हो पाएंगे। साक्षी ने भी बी बोला, बहुत बढ़िया। देखिए ऋषभ पंत है, जनवरी की बात मैंने पूछी है, धोनी जी है नहीं इसलिए न्यूज़ बन नहीं सकती थी। ये जब बनती न्यूज़, जब धोनी आज से 8 9 10 साल पहले जब पदार्पण किया था तो बनते। रिद्धिमान साहा जी भी आउटडेटेड हैं अभी, दिनेश कार्तिक जी भी नहीं होंगे, ऋषभ पंत आंसर निकल के आता है। बहुत सुंदर। साक्षी, सीमा, प्राची, उर्वशी और अब मेरे राहुल शादी से जो उत्तर दे रहे हैं। पवन, पवन आई थिंक है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, नेटवर्क का इश्यू होगा ये। मुकेश, बहुत सुंदर, बी। पवन बियर कर लो, अगर आवाज़ में दिक्कत आती है तो वैसे भी अपने मैं ऐप पर भी डाल देंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल देंगे, वहां पर भी देख लेना। थोड़ा सा बियर कर लो, ये नेटवर्क का इशू रहता है सामान्यतः। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? अब ये बताइए, है तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन राज्यपाल कहां पर नियुक्त किया गया था? पवन 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 मित्र मेरे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम मुझसे मैसेज पे शेयर कर लेना, वी कैन टॉक ऑन दैट नंबर, है ना। अभी क्या है कि मैं ये क्यूज के बीच में ऑडियो चोट लेता हूँ ना, तो एक दिक्कत आती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। निसंदेह पवन मुझसे बात कर लेना, आप मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं तुमसे अभी क्यूज के बाद में ही बात कर लूँगा। हाँ, पूर्व राज्यपाल कौन है साहब? माता प्रसाद जी। माता प्रसाद कहाँ के थे, मतलब कहाँ पर इनको नियुक्त कर रखा था? ए उत्तर प्रदेश, संभव ही नहीं है, ये तो आप बता ही देंगे। डी छाया यादव। छाया तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, नो डाउट। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहना, अपने इकोनॉमी के लेक्चर देके। सीमा डी, बहुत सुंदर। और बताएंगे क्या सही दे रही हैं जवाब छाया और सीमा? साक्षी ने भी डी। मुकेश, पवन तुम्हारा उत्तर नहीं आया। देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, है ना, एलिमिनेशन करने की कोशिश करो, नहीं भी आता तो। बहुत बढ़िया पवन, डी, बहुत सुंदर, डी बिल्कुल सही आपने बोला। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद जी का हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर। और ये अपने स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श माना करते थे। अच्छा, इनकी आप विधानसभा क्षेत्र भी बता दूं, यूपी में आपको ध्यान होगा, शाहगंज। शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से जीतते हैं, 5 बार लगातार विधायक रहे हैं यहाँ से। और जब नरसिंह राव जी की सरकार थी तो इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और 99 तक राज्यपाल रहे थे। बहुत बढ़िया। पवन वीडियो नहीं आ रहा है। पवन बेटा ये ना नेटवर्क का इशू रहता है, या तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, ठीक है, आ जाएगा। और नहीं तो इसको यूट्यूब पे तो मैं डालूंगा ही, वहाँ भी देख लेना, ऐप पर भी देख लेना।
बाकी सभी विद्यार्थियों को तो ठीक आ रहा है ना? ओके, चलो। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बनाया गया है यूएई को और बहरीन को। देखो, वेस्ट एशिया की बात हो रही है, इनकी लोकेशन देखो और थोड़ा सा लगाओ दिमाग, कौन यहाँ पर स्ट्रैटेजिकल पार्टनर बना सकता है? ए, क्या नेपाल? बिल्कुल नहीं, एलिमिनेशन मेथड यूज में लो। बी, अमेरिका, जापान, रूस। देखो, जापान स्ट्रैटेजिकली इतना फॉरवर्डेड नहीं है ना, क्योंकि वो अमेरिका के जस्ट बैकवर्ड में चलता है, हिरोशिमा नागासाकी के बाद से। और रशिया। दो आपके पास ऑप्शन बच गए अब। कृष्ण कुमार पटेल ने बी, अमेरिका उत्तर दिया। बताइए आप भी। प्राची ने बी, सीमा, मुकेश, उर्वशी तुम भी बता दो। सीमा बी, राहुल बी, बहुत बढ़िया। देखो, ये एलिमिनेशन मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है तुम्हें। मुकेश बेटा बी है, अमेरिका ना, इसका उत्तर बी है। ये एलिमिनेशन मेथड को यूज में लोगे ना तो तुम्हारी यूपीएससी में भी और अपनी यूपी पीसीएस में भी नैया पार हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। किसी को भी पूरे उत्तर नहीं आते हैं, कितना भी प्रकांड बालक हो, वह जो पास होता है वो इसी एलिमिनेशन के मेथड के माध्यम से पास होता है। बहुत बढ़िया, अमेरिका, बिल्कुल सही बोला आपने। अमेरिका ने यूएई और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार घोषित किया गया है। और ये कब हुआ है आपको मालूम है? जब ये सत्ता का हस्तांतरण चल रहा था ना ट्रंप और बाइडेन साहब के बीच में, उसी दौरान हुआ है। राष्ट्र हित के निर्णय रुकते नहीं हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया? बहुत बढ़िया योजना इन्होंने चालू करी है आरिफ मोहम्मद खान ने। गीता के प्रकांड पंडित हैं, ये भी है मुसलमान लेकिन है पंडित। बताइए, केरल के राज्यपाल हैं साहब, ये मेरे मुंह से निकल गया। उर्वशी बिल्कुल सही। ये तो क्वेश्चन लीक, आंसर ही लीक कर दिया था वैसे, पर मुझे पूरा आप पे भरोसा है कि आपको इसका उत्तर ध्यान में। वो सीमा डी, बहुत सुंदर, केरल के राज्यपाल हैं। अब देखो, ये जो वन स्कूल वन आईएएस जो स्कीम स्टार्ट की गई है ना, इसका देखो कितनी अच्छी चीज़ इन्होंने स्टार्ट करी है। इन्होंने बोला ये बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक और प्रतियोगी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इस एग्जाम्स के लिए मुफ्त में कोचिंग देंगे। अच्छा, और इसमें कैसे कोचिंग का देखो, जितने भी सरकारी विद्यालय ना, उनमें से एक बालक का चयन करेंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे साहब कि हम आपको आईएएस की तैयारी करवाएंगे। और ऐसे मिला के इनके 10,000 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। 10,000 बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि साहब अगर आपके पास राशि बढ़िया है, पिताजी सक्षम है, तो उनके लिए नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देंगे। बहुत बढ़िया योजना है, बिल्कुल मुकेश डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं इसका खुद ही उत्तर आपको, अगर चलो आप ही बताइए इसका उत्तर। बागवानी विकास मिशन कौन सा स्टेट हो सकता है? ये जनवरी में आया हुआ है, बेसिकली एब्सर्ड है। मुकेश बी। चलो इसमें तुम तुक्का ही लगाओ, देखते हैं तुम्हारा तुक्का लगाने का गैस कितना सटीक जाता है। एलिमिनेट करो और बताओ। पवन ने सी, साक्षी, उर्वशी, राहुल तुम भी बताओ भाई। सीमा डी, पवन सी, उर्वशी बी। वाह, उर्वशी बिल्कुल सटीक अब तुमने लगा जाती है। सीमा बी अरे भाई बी नहीं, किसी ने, उदय सिंह स्वागत है। उदय सिंह इसका बताइए उत्तर आप तो। बागवानी विकास मिशन, देखो तुम तुक्का लगाना भी ठीक करो, तुक्का भी तुम्हें पार लगा देगा नैया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बागवानी मिशन का इतना उपयोग नहीं होता है, आप सभी देखें गुजरात में ज़्यादा होता है। प्राची बहुत सुंदर ए, उदय सिंह बहुत सुंदर ए, बिल्कुल सही ए। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? देखो फिर तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग देखना चाहूंगा मैं। ट्रेन का नाम क्या है? नेताजी। देखो पकड़ने की कोशिश करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है,
ऑब्वियस ही बात है, वेस्ट बंगाल के लिए कहीं ना कहीं किसी ट्रेन का नाम बदला होगा। तो ये ऑप्शंस में से लॉजिकल रीजनिंग लेके बताओ, मुझे नहीं भी पता है इसका उत्तर क्या है, लेकिन मैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग से इसके सही उत्तर पे पहुंच सकता हूं। प्राची ने बताया बी। देखो यही तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक करने का, ज़्यादा पढ़ाई करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। प्राची ने बताया बी, मुकेश ने बताया ए, उर्वशी बी। अच्छा ये तो पुराने वाला था। सीमा आप भी बता दो उत्तर। कृष्ण कुमार तुम भी बताओ। उदय सिंह, पवन, राहुल डी। अरे उदय सिंह ने तो बी बता ही दिया था, ठीक है। राहुल का भी उत्तर आया है बी। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। मैसूर सोलापुर आपको हो ही नहीं सकता। विक्रमशिला अगर उड़ीसा में कहीं होता तो लगा देते। पुरुषोत्तम नाम भी बहुत मुश्किल ही होगा। सीमा डी नहीं, इसका उत्तर होगा बी, हावड़ा। कहाँ पर है? बंगाल में है। ऐसी गलती मत करो, ये सटीक लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। हावड़ा कालका मेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इस ट्रेन का नाम बदल के वेस्ट बंगाल कर दिया। भारतीय रेलवे ने 125वीं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, 125वीं जयंती के मौके पर यह बहुत बड़ा ऐलान किया था मेरे दोस्तों। पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया था। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये ट्रेन 1886 को कालका मेल चली थी पहली बार, इसलिए भी बड़ा ये चेंज हुआ था, हॉट इशू था ये। क्लियर? और आपको जानकर एक और बंगाल में हैंड्स उदय सिंह। और देखो आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ क्यों नाम बदला। देखो 18 जनवरी को कांग्रेसियों और आपके नेहरू जी की वजह से फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी इसी ट्रेन से धनबाद जिले से होकर फरार हुए थे। यही वह ट्रेन थी हावड़ा कालका मेल। बिल्कुल उदय सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हावड़ा कालका मेल ही थी जिससे ये फरार हो गए थे, नहीं तो नेहरू जी ने तो पकड़ाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी नेताजी को। और नेताजी से जुड़ी यादें होने के कारण ही रेलवे ने इसका नामकरण नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर? 1941 में फरार हो गए थे नेताजी। हमें आज़ादी मिली है ना, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से मिली, और कोई दूसरा कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता। चलिए अगला 17, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अपने कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए गुलाम मुस्तफा खान, बिरजू महाराज, सी अजय चक्रवर्ती, डी जयतीर्थ मेवुंडी। उदय ने बताया बी। अरे बिरजू महाराज जी नहीं है, बिरजू महाराज नहीं है उदय, बिरजू महाराज नहीं है। यह है जो शख्स, उर्वशी ए, प्राची ए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, और इनको पद्म विभूषण प्लस पद्म भूषण दोनों पुरस्कार भी दिए गए थे। कोई बात नहीं उदय, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें तुम्हारा मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बताना यूपीएससी में क्या रख रहे हो। 59 है ये, 8619059759। गुलाम मुस्तफा खान सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अमेरिका की भावी प्रथम महिला, ये जो बाइडेन है ना, हिंदी में गलती है, बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पॉलिसी डायरेक्टर किसको बनाया गया है? मेलानिया ट्रंप। देखो ऑप्शन देखना, ये तो होगा ही नहीं, मेलानिया ट्रंप तो वापस क्यों आ जाएगी बाइडेन के पास में। जैकी कैनेडी, ये भी नहीं है। और आपके माला अडीगा और कमला हैरिस। प्राची ने बोला डी,
डी कमला हैरिस। ओके, मुकेश ने भी बोला डी। पॉलिसी डायरेक्टर, क्या पॉलिसी, पॉलिसी डायरेक्टर, पॉलिसी डायरेक्टर सब डी बता रहे हैं, कमला हैरिस हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर है माला अडीगा। और ये माला अडीगा 2008 में ओबामा जी के भी साथ थी ये, ठीक है ना। माला अडीगा, कमला हैरिस नहीं है। हाँ उदय सी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। अब देखो थोड़ा सा इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखो चार में से यदि आपने दो ऑप्शंस को डिलीट कर दिया ना तो आपकी फतेह हो गई। ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करके ही करके आना है आपको। एक्सिस बैंक का कोई लाइसेंस रद्द हुआ क्या? ये ऑप्शन तो गया आपका। देना बैंक का क्या कोई लाइसेंस रद्द हुआ क्या? ये भी ऑप्शन आपका गया। दो बच गए भैया, बताओ कौन सा होना चाहिए? सीमा, बहुत सुंदर, ए। उदय सिंह ए। उर्वशी, छाया, मुकेश, राहुल ए। देखो एक्सप्रेस कर दिया करो, उत्तर आता है ना तो भी कर दिया करो। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि एक बार आपने एक्सप्रेस कर दिया ना तो हमेशा के लिए और स्थायी हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हमको उत्तर नहीं आता ना, गलत करके हम आते हैं और बाद में देखते हैं अरे इसका उत्तर तो ये सही था, वह प्रश्न पत्र ता उम्र आप नहीं भूलते हैं कि यार एक प्रश्न 150 में से वो आया था जो मैं गलत कराया था और उसका उत्तर ये था। तो इसलिए आंसर दे दिया करो, ये तुम्हारी मेमोरी में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। हाँ एनपीए की समस्या थी, बहुत बढ़िया। देखो एक्चुअली क्या था, ये महाराष्ट्र स्थित जो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक था, इस बैंक ने अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहा था। ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, इसमें जो बुली पर्सन्स होते हैं सामान्यतः इनका आधिपत्य होता है, ठीक है। और इनका जो 99% ग्राहकों पर भी ज़्यादा असर नहीं होगा। और सरकार ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है, उनकी पूरी रकम उनको वापस दी जाएगी। देखो लाइसेंस रद्द होने के बाद में, ध्यान रखना, क्लियर। और आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह से ही, और इन्होंने बोला था कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनपीए नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया था, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि साहब आपको तो 10 पन्ने ही फोटो स्टेट निकालनी है, लेकिन यहाँ तो 50 पन्ने फोटो स्टेट निकाली जाती थी, फॉर एग्जाम्पल। तो रेगुलेशंस इनकी प्रॉपर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, क्लियर। और इसमें जितने भी छोटे इनके सेविंग बैंक में अकाउंट होल्डर थे उन सबको पैसा वापस दिया जाएगा, क्लियर है उदय। एनपी की वन ऑफ द समस्या थी, लेकिन ये इसका रेगुलेशन की वजह से इसको कैंसिल किया गया है। प्रश्न संख्या 20। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे सीआईए का निदेशक घोषित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ध्यान रखना। ए हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम बर्न्स, टेरी बर्नस्टेड। देखो ये दो तो ऑप्शन यहीं खत्म हो गए तुम्हारे। मुकेश ने बोला सी, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से अटेम्प्ट कर दो कौन सा है। मुकेश ने बोला है सी, विलियम बर्न्स। सीमा ने भी बोला है सी, प्राची ने डी। ओके ओके। राहुल ने बोला है सी। ओके बहुत बढ़िया। देखो उत्तर तो वैसे आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, विलियम बर्न्स इसके हैं, विलियम बर्न्स। सीआईए का जो निदेशक बनाया गया है विलियम बर्न्स को बनाया गया है। आपको जानकर एक जानकारी और दे दूं मैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पीएम थे, और अमेरिका के बीच में आप सभी जानते हैं भारत अमेरिका का जो परमाणु समझौता हुआ था, परमाणु
एग्रीमेंट जो हुआ था, इस एग्रीमेंट में विलियम बंस साहब ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। पुराने राजनीतिज्ञ हैं और ये रूस और जॉर्डन में राजदूत भी रह चुके हैं। क्लियर। और आपको जानकारी एक जानकारी और दे दूं, देखो अमेरिका में जो चुनाव होते हैं ना, वह दो पार्टियों के बीच में होते हैं। एक तो होती है रिपब्लिकन और एक होती है डेमोक्रेटिक। इन दो पार्टियों के बीच में चुनाव होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में विलियम बंस ने काम किया है। हाँ उदय, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा ना मैं बता दूंगा। बाकी अपना बैंकिंग वाला इकोनॉमी के चैप्टर्स देख लेना, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। बैंकिंग के सारे जो इकोनॉमी के लेक्चर्स अपने पढ़े हैं यूट्यूब पे, उनको एक बार देख लेना। अगला, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? बाकी मुझे मैसेज कर देना, अपन उसको क्लियर कर लेंगे। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? ए 12 अप्रैल, बी 15 मार्च, सी 20 अगस्त, डी 10 जनवरी। प्राची का उत्तर सबसे पहले आया अनुराग। अनुराग आपका ये पहला उत्तर आया है। अटेम्प्ट करो, है ना। राहुल उत्तर दो। प्राची डी, अनुराग ए, राहुल ए, उदय सिंह ने डी, सीमा ने डी। बहुत बढ़िया, देखो आपका उत्तर आ चुका है। उर्वशी डी, बहुत सुंदर, डी 10 जनवरी, बिल्कुल सही। वर्ल्ड हिंदी डे प्रत्येक साल के 10 जनवरी को बनाया जाता है। हमारे भारतीयों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बेहद खास होता है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? जैसे हमने पहले बातचीत करी थी, कोई भी दिवस का उद्देश्य होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। हिंदी के क्या करना? प्रचार करना, प्रसार करना और हिंदी के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, इसके लिए। और हिंदी को विश्व में सबसे प्रसिद्ध भाषा के रूप में स्थापित करना, ये तो एक कारण है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए कि सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था और इसका उद्घाटन किसने किया था? हाँ उदय, बिल्कुल। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, अच्छा किस सन में हुआ होगा? मुझे आप डिकेड बता दो। 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, इतना लंबा तुम्हें मैं आपको टाइम स्पान देता हूं, बताओ। मुकेश कुमार दिल्ली, ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, पहला फर्स्ट कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और 1975 में कौन थी तत्कालीन प्रधानमंत्री? बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी जी थी। समझ गए? 1975 से चल रहा है ये। उर्वशी मुंबई बहुत सुंदर, नागपुर बहुत बढ़िया। उर्वशी तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बताना यूपीएससी का क्या है, बाद में बताना है ना, व्हाट्सएप पे डाल देना। अगला प्रश्न चल देखते हैं। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में अभी निधन हुआ है? जनवरी में हुआ। ए माधव सिंह सोलंकी, केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, सुरेश मेहता। देखो ये तो यही ऑप्शन खत्म हो गया, सुरेश मेहता जी का भी खत्म हो गया। आपके पास ए और बी बचा। बताइए उत्तर, बताइए। मुकेश कुमार ने बी, ओके। और बताइए। देखो कांग्रेस के जो कोई बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने किसी में ताल ठोकी थी गुजरात में, वो मैं अभी जो नाम बताऊंगा वो ये। देखो केशुभाई पटेल जी तो वापस बीजेपी में आ गए थे, ध्यान करो मेरे दोस्तों। इतना हिंट दे दिया। कांग्रेस, उर्वशी, उदय सिंह ए, बहुत सुंदर। मुकेश इसका ए है ना, माधव सिंह सोलंकी। ये माधव सिंह सोलंकी थे, ध्यान रखो, है ना। ये 30 साल की उम्र में एक तो विधायक बन गए थे। और यही माधव सिंह सोलंकी थे जिन्होंने गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा स्टार्ट करी थी। क्लियर? मिड डे मील जो आप सुनते हो ना, मिड डे मील की शुरुआत भी इन्होंने की थी प्राथमिक विद्यालयों में। एक और फैक्ट देखो, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ही रहे थे।
ठीक है। हाँ, केशव जी तो बीजेपी में आ गए थे, इसलिए कांग्रेस के किस दिग्गज नेता, कांग्रेस के किस दिग्गज नेता, है ना। तो ये तो वैसे ही तीनों तो ऑप्शन खत्म हो गए, तो माधव सिंह सोलंकी आपको ध्यान देना चाहिए कांग्रेस के। देखो गुजरात में जो रहे हैं वो माधव सिंह सोलंकी रहे हैं, इनके जाने के बाद वैसे भी सब खत्म हो गया था। मोदी जी आने के बाद तो वैसे ही गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारत ने किस देश के साथ करी है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग बढ़ाने के लिए? ए ऑप्शन सऊदी अरब, यूएई, इटली, इजराइल। मुकेश ने बोला डी, मुकेश ने बोला डी, उदय सिंह ने बोला डी। देखो लॉजिकल रीजनिंग लगाओ मेरे भैया। सीमा ने डी, बहुत बढ़िया। और बताओ कोई, मुकेश, उर्वशी, छाया, राहुल, कविता, प्राची ने भी। देखो उत्तर प्राची ने बिल्कुल सही दिया है, इसका उत्तर है मेरे दोस्तों यूएई। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में इस बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत का कौन सा मंत्रालय है? साइंस एंड टेक का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत, ठीक है। और हमारा ये जो यूएई का है आपका राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, यूएई, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये समझौता हुआ है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया था? बिल्कुल सही उत्तर देना दोस्तों। अखबारों के फ्रंट पेज पे फोटो छपी थी उसकी। कोई बात नहीं उर्वशी, अरे वाह, उर्वशी ने उत्तर दिया है डी। आप भी बताइए, राहुल, प्राची, मुकेश, कृष्ण। राहुल ने भी उत्तर दिया है डी, उदय सिंह ने भी डी, सीमा जी ने भी डी, बहुत बढ़िया, प्राची ने भी डी। देखो उत्तर आ गया, सबने सही उत्तर दिया है बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के साथ में हमारे जो विदेशी संबंध हैं बहुत मजबूत हैं, और मजबूत रखने भी बहुत जरूरी है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन में तो वैसे ही चाइना का काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है अपने ऊपर। और आपको देखो इसमें 122 सदस्य बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने इसमें भाग लिया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत में ये तीसरी बार ये है जब किसी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अच्छा, ये क्यों किया गया था? आप सभी जानते हैं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जब बांग्लादेश को मुक्त करवाया था, मुक्ति युद्ध बोलते हैं, उसके 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण एक हमारे लिए आज ये डेट थी, जिसकी वजह से ये इनकी टुकड़ी को यहाँ पर परेड पर चलने का मौका मिला। समझ गए? पूर्वी पाकिस्तान, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि जो मौजूदा बांग्लादेश है, इसके साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, ठीक है ना। और अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। बांग्लादेश एक सेपरेट देश बना था और पाकिस्तान अपना अलग देश तो था, ये ऐसे टुकड़े तो अपने करवाई दिए थे, इस कारण से दिया था। तीसरा देश है जिसको राजपथ पे चलने का मौका मिला है, 24 अप्रैल 1971। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस देश ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? देखो कौन हो सकता है? पाकिस्तान तो होने से रहा था, एक ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। मुकेश ने बोला है डी, ओके। उर्वशी ने डी, बहुत सुंदर। उत्तर इसका अमेरिका ही है, बिल्कुल सही है, आपने अमेरिका नहीं लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई ने
हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर डैश बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी। विदेशी बैंक पर जुर्माना लगाया, ध्यान करो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार लगा था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ध्यान रखना, बैंकिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 है। क्लियर? डी 5 करोड़। मैं बताता हूँ, मेरे को आपको केवल ये बताना था कि 1949 ये जो रेगुलेशन एक्ट है 1949 आज़ादी के दो साल बाद आया, ठीक है ना। वैसे हमारा बैंकिंग का एक्ट 1935 जब भी आ गया था, लेकिन रेगुलेशन एक्ट आया 1949, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। क्लियर? ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का विशेष ध्यान रखना। 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे को आपको चर्चा करनी थी कि किस रेगुलेशन एक्ट कौन सा आया था जिसके तहत ये जुर्माना लगाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण था, और विदेशी बैंक पर लगाया, ये भी इंपॉर्टेंट था। चलिए 27वां प्रश्न देखिए। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? कंट्री इन फोकस 1952 से चल रहा है, ध्यान रखना। ये 1952 से चल रहा है ये फिल्म महोत्सव, पुराना है। हर साल आता है कंट्री इन फोकस। इस बार कौन है? और कंट्री इन फोकस में, अच्छा उदय सिंह ने उत्तर दिया बी, उदय सिंह बी, उर्वशी बी, राहुल बी। ठीक है, ठीक है। छाया, मुकेश, सीमा, प्राची, उत्तर दो। हमेशा के लिए याद रह जाएगा दोस्तों, पार्टिसिपेट कर दो। देखिए, जब भी कंट्री इन फोकस की बात होती है तो उस देश की उत्कृष्ट सिनेमा को इसमें स्थान दिया जाता है। क्लियर? बिल्कुल सही उत्तर है इसका बांग्लादेश। मात्र 3 प्रश्न और बचे हैं, उसको करने के पश्चात हमारा जनवरी का ऑलमोस्ट मोटा मोटा जो ब्रॉड स्फेयर में हम देखते हैं करंट, वो पूरा हो जाएगा। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? मतलब पाया गया है, माफ करना, अभी पाया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ए असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों ये भी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पाया है ये। उदय सिंह जी कह रहे हैं बी। उच्च मूल्य की धातु है, ध्यान रखना। इसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। प्राची ने सी, मुकेश ने डी, उर्वशी ने डी और राहुल ने डी। ओके, देखो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। इसका पापुम, ध्यान रखना, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ये वैनेडियम के संभावित भंडार पाए गए हैं। और ध्यान रखना, वर्तमान में चाइना सबसे बड़ा वैनेडियम का उत्पादक और निर्माता और भंडार करने वाला भी है। इस चाइना के बाद कौन सा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद कौन सा है? रशिया, रूस। ये प्रमुख 3 है जहां पर इसके भंडार मिलते हैं। क्लियर? और वैनेडियम हमारे यहाँ पर पापुम पारे जिले पर मिला है। पापुम पारा जिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वैनेडियम का उपयोग कहाँ पर होता है? स्टील और आपके टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इनको और स्ट्रांग बनाने के लिए वैनेडियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत सुंदर उदय। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से सरफेस टू एयर को मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने किस देश ने, बताइए साथ में कौन सा और देश था? यह भी अपने स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चंस में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है।
उदय, मुकेश, प्राची, उर्वशी, राहुल। राहुल ने उत्तर दिया है बी। अच्छा, इजराइल। देखो मध्यम रेंज की है ये मिसाइल, ध्यान रखना। मुकेश ने बोला है बी, प्राची ने बी। देखिए उत्तर आ चुका है, बिल्कुल सही, इजराइल। ये मध्यम रेंज की मिसाइल है। ठीक है, मध्यम रेंज की मिसाइल है। इजराइल के साथ इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका मकसद क्या था? जो आपके शत्रु विमान है ना, उन शत्रु विमानों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु इजराइल के साथ मिलकर यह मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी रेंज भी आप देख लो, 50 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मतलब कि शत्रु विमान है उसको 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है। ठीक है, विमानों को नष्ट करना। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न है आज का। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? स्पीकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए पॉल रेयान, बी राजा कृष्णमूर्ति, नैन्सी पेलोसी और प्रमीला जयपाल। ये देखो पहली महिला है, ध्यान रखना। इस पद पर चुने जाने वाली पहली फीमेल है जो अब जाके बनी है अमेरिका में। उदय सिंह ने डी, मुकेश ने सी, प्राची ने सी, नैन्सी पॉलिसी और राहुल ने भी उत्तर दिया है सी। बिल्कुल सही, नैन्सी पेलोसी पहली फीमेल है भैया जो इस पद पर अब जाके पहुंची है। क्लियर? सी, बहुत सुंदर। देखिए आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के इस क्विज में जुड़ने का। मेरा प्रयास अधिकतर ये था कि इनकी जो टिडबिट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन में बता सकूं। क्लियर? और देखो दोस्तों, जो भी अपने बैच से जुड़ा है अभ्युदय अजयम से, जनवरी में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सभी पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। उसके बाद जो भी सहयोग राशि तय होगी वह ली जाएगी, वह भी बहुत न्यूनतम होगी, 3 अंकों में होगी। और अभी इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे, वो अवश्य पढ़ लेना। एनसीईआरटी के इकोनॉमी के लेक्चर जल्दी ही इस पर उपलब्ध करा देंगे, तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। और हर बार हम कहते हैं कि यूपीएससी और किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा के लिए 4 पिलर होते हैं, जिसमें से एक इकोनॉमी, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी आपके तो होता ही होता है। देखो हिस्ट्री वगैरह जो हैं ये ऐसे वास्ट सब्जेक्ट हैं जिनको आप पिलर नहीं कह पाएंगे, है ना। आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 3 पिलर पे तो बहुत जोर देना ही पड़ेगा। साथ साथ इन तीनों को मिलाते हुए आपको करंट अफेयर्स के साथ भी खेलना पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर करेंगे और आप सब जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहना, रिवीजन करते रहना जो जो क्लास ले रहे हैं। हाँ देंगे, उदय दे देंगे ना, ले लेना। अपना टेलीग्राम ऐप है प्रथम रैंक कर पर, उस पर जुड़ जाना, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है। और अभ्युदय आईएएस करके अपना जो अभ्युदय आईएएस, अभी अभ्युदय क्लासेस कर दिया है इसका नाम, ठीक है ना। अभ्युदय क्लासेस आपको यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा, इस चैनल पे जुड़ जाना, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। कभी खाली बैठे इसको देख लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।